हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 टर्म में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले सरल ऊतकों के बारे में बात करी, दूसरे लेक्चर में हमने जटिल ऊतकों के बारे में बात करी और आज हम जो बात करेंगे वो है तीसरा समूह यानी स्पेशल टिश्यूज़ का, जिन्हें हम विशिष्ट ऊतक भी कहते हैं। हमने ये पिछले 2 टर्म में देखा कि पादपों में जो जटिल ऊतक हैं उन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सरल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक और तीसरा है स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे विशिष्ट ऊतकों की या स्रावी ऊतकों की। स्रावी ऊतक या वे कोशिकाएं जो मकरंद, रेजिन, गोंद, तेल, म्यूसिलेज एवं रबर शीर यानी लेटेक्स को स्रावित करती हैं, उनको हम स्रावी ऊतकों के अंतर्गत रख सकते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं पौधों में संपन्न होने वाले उपापचय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रूपांतरित हो जाती हैं। यानी कि जो प्लांट्स में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनके अंतर्गत जो सिक्रीशंस होते हैं, उन सिक्रीशंस के लिए जो सेल्स हैं वो विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतकों में रूपांतरित हो जाती हैं। इस तरह की ऊतकों को या इस तरह के टिश्यूज़ को हम स्रावी ऊतक कहते हैं। स्थिति के आधार पर स्रावी ऊतकों को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं या 2 समूह में बांट सकते हैं। पहला है बाह्य स्रावी ऊतक और दूसरा है आंतरिक स्रावी ऊतक। जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, बाह्य स्रावी ऊतक यानी जो कि पादप टिश्यू यानी जो बाह्य एक्सटर्नल जो टिश्यूज़ हैं जैसे एपिडर्मिस के नीचे, तो यानी कि बाह्य जो ऊतक होते हैं उनमें जो उपस्थित सिक्रेटरी टिश्यू है वो बाह्य स्रावी ऊतक कहलाते हैं, और जो अंदर जो टिश्यूज़ के अंदर धंसे रहते हैं यानी इंटरनली प्लेस्ड होते हैं उनको हम आंतरिक स्रावी ऊतक कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू यानी बाह्य स्रावी ऊतकों की। इनकी उत्पत्ति बाह्य त्वचा या अधोत्वचा की सबसे ऊपरी परतों की कोशिकाओं द्वारा होती है। यानी कि ये सबसे बाहरी परतें जो हैं उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति मानी गई है, इसीलिए इनका नाम एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू पड़ा। इनके कार्य व स्रावी पदार्थों के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि बाह्य स्रावी ऊतकों में किन किन टिश्यूज़ को शामिल किया है वो ये हैं। पहला है स्रावी रोम यानी कि सिक्रेटरी हेयर्स। कुछ प्लांट्स में हेयर्स होते हैं, रोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेशेनुमा या बालनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि श्रावण यानी सिक्रीशन का काम करते हैं। ये सरल प्रकार की स्रावी संरचनाएं हैं और प्राय अधिचर्म पर ही पाई जाती हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्ड हो सकती हैं। इनमें आधारी भाग वृंत व ऊपरी भाग शीर्ष होता है, जैसे कि साइड में हमने चित्र द्वारा बता रखा है। छोटा जो उसका वृंत होता है और ऊपर शीर्ष या गोल हेड होता है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा डिक्टियोसोम का बहुतायत मात्रा में पाया जाना इनका जो है वो प्रमुख लक्षण है, तथा इनके द्वारा स्रावित पदार्थ क्यूटिकल की परत के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्रावी ऊतकों में किन कोशिकांगों की बहुतायता या बहुलता पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिक्टियोसोम अधिक संख्या में इन स्रावी टिश्यूज़ या स्रावी ऊतकों में पाए जाते हैं। हम बात कर रहे थे सिक्रेटरी हेयर्स की, तो सिक्रेटरी हेयर्स के उदाहरण निम्न हैं, या उदाहरण हम निम्न एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा सकते हैं। जो सिक्रेटरी हेयर्स हैं वो प्रमुखतया जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं या जो कीटभक्षी पादप हैं उनमें पाए जाते हैं, जिसका पहला उदाहरण है पिंगुइकुला। ये एक कीटभक्षी प्लांट है या इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसमें 2 प्रकार के हेयर्स पाए जाते हैं, यानी
सिक्रेटरी हेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है स्टॉक्ड यानी व्रंत सहित व दूसरा होता है अव्रंत यानी सेसाइल, यानी व्रंत सहित वाला यानी व्रंत उपस्थित, अव्रंत यानी व्रंत अनुपस्थित। सव्रंत रोम 3 भागों की कोशिकाओं का बना होता है, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया। जो सव्रंत रोम है यानी कि व्रंत वाला जो हेयर है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। आधारीय भाग जो कि सबसे निचला हिस्सा है वह संचयी कोशिका है, यानी उसमें स्टोरेज होता है, मध्य स्तंभीय कोशिका यानी कॉलमनार सेल, तथा ऊपरी जो है हेड यानी शीर्ष, वो कार्य करता है श्लेष्मी पदार्थों के सीक्रेशन का। जो ऊपरी सिरा या हेड है वो 2 से 8 सेल्स का बना होता है, जो म्यूसिलेज पदार्थ का स्राव करता है और इसमें कीट फंस जाते हैं, तथा बाद में जो इसके साइड में अव्रंत रोम है यानी बिना स्टॉक वाला बिना व्रंत वाला रोम है, वो एसिड फॉस्फेटेज, एस्टरेजेज व राइबोन्यूक्लियस जैसे कई एंजाइम सीक्रेट करता है और जिससे उस कीट का या इंसेक्ट का पाचन हो जाता है। जो दूसरा उदाहरण है वो भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का है, जिसे निपेंथिस कहते हैं यानी घटपर्णी। इसको कॉमन नेम या इसका कॉमन नेम जो है वो है पिचर प्लांट यानी घटपर्णी। घड़े नुमा जो है इसका लीफ का स्ट्रक्चर होता है। यह भी एक कीट पक्षी या कीटहारी पादप है और इसमें अनेक प्रकार के ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। इनकी बहुकोशिकाएं में कुछ केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो इनका ये जो घटपर्ण है ये बहुकोशिकीय संरचना है और इसमें कुछ केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं जो अनेक परिधीय यानी कि साइड से परिधीय कोशिकाओं से घिरी रहती है। घट के अंदरूनी सतह यानी जो ढक्कन की भीतरी सतह है उस पर मोहक ग्रंथियां होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और घट के अंदर यानी जो पिचर है यानी घट है उसके अंदर जो भीतरी सतह है उसमें पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और जैसे ही वो उस ढक्कन के किनारे पर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और वो जो इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप कर लिया जाता है, और जो अंदर भीतरी सतह है उसमें सिक्रेटरी सेल्स होती हैं या पाचक ग्रंथियां होती हैं जो कि इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती हैं। इसी तरह से जो तीसरा उदाहरण है वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट का है, जिसे ड्रोसेरा कहते हैं। इसकी पत्ती में या पत्ती के उपांतों पर अनेक सव्रंत ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो दूसरे प्रकार का एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू है वो है हाइडेथोड्स यानी कि जलरंध्र। जो जलरंध्र है वो गटेशन या बिंदु स्राव की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाने वाली पौधों की पत्तियों के किनारों पर विशेष प्रकार के जल स्राव करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें ही हम जलरंध्र कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम गटेशन या बिंदु स्राव कहते हैं। आपने कई बार प्लांट्स के जो पत्तियां हैं उसके किनारे पर पानी की बूंदों जैसा, अक्सर सुबह के समय पानी की बूंदों जैसी ड्रॉपलेट्स, उसमें मोती जैसी ड्रॉपलेट्स या किनारों पर ड्रॉप्स पाई जाती हैं पानी की, वो बिंदु स्राव की प्रक्रिया से ही उसमें उत्पन्न होती हैं और इन ओपनिंग्स को जलरंध्र कहते हैं, जिनके थ्रू या जिनसे बाहर जल पत्ती के किनारों पर आता है। गटेशन अक्सर अधिक मूलदाब, सक्रिय अवशोषण तथा आर्द्र स्थिति में निम्न वाष्पोषण के कारण बूंदों के रूप में पत्तियों के किनारे पर ये जल निकलता है, और विभिन्न प्लांट्स में निम्न 3 प्रकार के जलरंध्र पाए जाते हैं। पहला है एकोशिकीय जलरंध्र यानी यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड्स। उसका उदाहरण है एनेमिटा कैकुलस, गोनोकैरियम पायरिफॉर्मी। अक्सर जो 1 सेंटेंस क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि एक कोश के जलरंध्र वाले प्लांट के नाम दीजिए। तो ये आप थोड़ा सा इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। जो दूसरे प्रकार का जलरंध्र है वो है रोम जलरंध्र या ट्राइकोम हाइड्रोथोड, जो कि फेसियोलस तथा पाइपर नाइग्रम जो काली मिर्च होती है
उसमें इस तरह के जलरंध्र पाए जाते हैं। और जो तीसरे प्रकार का जलरंध्र है वो है संवहन उत्तक युक्त जलरंध्र, यानी कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूसरे जलरंध्रों से थोड़ा सा अलग है। इसमें नम वातावरण में उगने वाले जो पुष्पीय पादप हैं उनमें पत्ती किनारों पर इस प्रकार के जलरंध्र मिलते हैं। एग्जाम्पल है प्राइमुला प्लांट। इसके शिराओं के अंतस छोर पर ये जो चित्र दर्शा रहा है वो पत्ती का यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो ये लंबी बीच में सेंटर में जो लंबी सेल्स हैं वो वाहिनिकाएं हैं, और इसके द्वारा जल एकत्र हो जाता है। जो ढीले ऊपर सेल्स बना रखे हैं उनमें जो ढीले सेल्स हैं यानी स्पेसेस वाले सेल्स हैं उन्हें हम एपिथेम कहते हैं, और ऊपर जो शीर्ष पर है वो है पोर, जिसके थ्रू जल बाहर निकल आता है। इस तरह से ये संवहन उत्तक युक्त जलरंध्र तीसरे प्रकार का जलरंध्र है। और जो बाह्य सिक्रेटरी टिश्यू में जो तीसरे प्रकार का उदाहरण है या तीसरे तरह का है वो है मकरंद कोश यानी कि नेक्ट्री। मकरंद स्रावित करने वाली ग्रंथियों को हम मकरंद कोश कहते हैं, जो अधिकांशतया फ्लावर यानी पुष्पीय भागों में ही पाई जाती हैं। मकरंद जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह पॉलिनेशन में भी सहायक होता है। मकरंद में जो मकरंद का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी मकरंद का जो कंपोजिशन है उसमें मेनली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज तथा अमीनो एसिड्स होते हैं। और मकरंद कोश वैसे तो पुष्पीय भागों में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी ये कायिक अंगों में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज यानी पुष्प बाह्य मकरंद कोश भी कहते हैं। इस तरह से ये तीनों थे एक्सटर्नल स्रावी उत्तक जिसकी हमने बात करी। पहला था स्रावी रोम, दूसरा था हाइडेथोड्स और तीसरा था नेक्ट्री। अब हम बात करते हैं आंतरिक स्रावी संरचनाओं की। जो आंतरिक स्रावी संरचनाएं हैं ये एक या बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। इनका स्रावी पदार्थ कोशिका भित्ति के टूटने पर बाहर आता है। ये उत्तकों में धंसी रहती है। जो मुख्य या प्रमुख अंतर है वो यही है कि ये जो आंतरिक स्रावी संरचनाएं हैं ये उत्तकों में धंसी रहती हैं। ये संरचनाएं निम्न हैं। आंतरिक स्रावी संरचनाओं में पहला जो आंतरिक स्रावी संरचना है वो है ग्रंथि। ये ग्रंथिल उत्तक अनेक पौधों जैसे नींबू की पत्तियों तथा फल की बाह्य भित्ति, यूकेलिप्टस की छाल, इनमें ये छोटे छोटे समूह के रूप में व्यवस्थित होती हैं और इनका जीवद्रव्य सघन होता है। इनकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। ग्रंथियों की जो ग्लैंड्स की उत्पत्ति है वो दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार है या पहली तरह का जो उत्पत्ति है वो है वियुक्तिजन, जिसे हम शाइजोजीनस कहते हैं। इनमें क्या होता है, इस तरह की उत्पत्ति में क्या होता है कि जो सेल्स का समूह है वो एक दूसरे से दूर हट जाता है, यानी कि वो उसके बीच में जो है वो एक गुहिका बन जाती है। यानी सेल्स के आपस में से दूर हटने पर जो केंद्र में एक बड़ी गुहिका बन जाती है और वो जो गुहिका है वो ग्लैंड का कार्य करती है, यानी सिक्रीशन वहाँ इकट्ठा होता है। एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस की ऑयल ग्लैंड्स व पाइनस की जो राल नलिकाएं या राल वाहिका होती है वो वियुक्तिजन उत्पत्ति का उदाहरण है। दूसरी उत्पत्ति है लयजात यानी लाइसोजीनस। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है इसमें सेल्स की या सेल्स के नष्ट होने के कारण जो गुहिका बनती है वो लयजात या लाइसोजीनस कहलाती है। तो यानी कि संपूर्ण कोशिकाओं के टूटने से बनी गुहिका को हम लाइसोजीनस उत्पत्ति वाली ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम्पल जो है नींबू और संतरे की फल भित्तियों में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो लाइसोजीनस प्रकार की ओरिजिन वाली ग्रंथियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन भी वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। जो आंतरिक स्रावी संरचनाओं में जो दूसरा प्रकार है वो है स्रावी कोशिकाएं। यह अपने आसपास की शेष मृदुतक कोशिकाओं से आकार, संरचना व कार्य में अलग होती हैं तथा इनको हम विचित्र कोशिका या इडियोब्लास्ट भी
कह सकते हैं या इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। यह विभिन्न प्रकार के तेल, गोंद, रेजिन, श्लेष्मा, क्रिस्टल व टैनिन के स्राव में सहायक होती है। एग्जाम्पल, जो बरगद की पत्ती में जब हम उसका सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसके अपर एपिडर्मिस में अंगूर के जैसे गुच्छे नज़र आते हैं। वो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टोलिथ भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का स्रावी संरचनाओं या स्रावी कोशिकाओं का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, मूंगफली के बीज पत्रों व अरंडी के एंडोस्पर्म में भी ये इस तरह की तेल कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो भी स्रावी संरचनाओं का उदाहरण है। जो तीसरा आंतरिक स्रावी संरचना है वो है लेटिसिफेरस टिश्यू या लेटिसिफेरस सेल्स, जिन्हें हम क्षीर उत्पादक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये विशेष प्रकार की मृदुत्तकी कोशिकाएं होती हैं जिनसे रबड़ क्षीर यानी कि लेटेक्स स्रावित होता है। लेटेक्स दूध जैसा सफ़ेद, रंगहीन अथवा पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे एल्कलॉइड्स, रबर भी, टैनिन आदि कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल, आर्जिमोन, जिसे हम स्थानीय भाषा में पीली कटीली कहते हैं, उसमें पीले रंग का लेटेक्स पाया जाता है। यूफोर्बिया, जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं, उसमें वाइट, और पपीते में पेपेन नामक एंजाइम होता है, उसका लेटेक्स भी सफ़ेद ही होता है। रबड़क्षीरी जो उत्तक की कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं और इस उत्तक की संरचना व विकास के आधार पर इन लेटिसिफेरस सेल्स को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला है संधित लेटिसिफेरस सेल्स। संधित मीन्स आर्टिकुलेटेड या जुड़ी हुई। इन्हें लेटेक्स वेसल्स भी कहते हैं। ये अनेक सेल्स के सिरों पर जुड़ने तथा मध्य के पटों के घुलने से बनती है, यानी कि एक के ऊपर एक जब वेसल्स जुड़ जाती हैं और उनके बीच में जो सेप्टा है या पट है वो घुल जाता है या टूट जाता है या नष्ट हो जाता है और इन पटों के अभाव में वो एक जाल सा बना लेती हैं। इस तरह की जो लेटिसिफेरस सेल्स हैं वो संधित लेटिसिफेरस सेल्स कहलाती हैं। ये शाखित यानी कि इसमें शाखन भी देखा जा सकता है। उदाहरण है एस्ट्रेसिकुल व अशाखित यानी सेपोटेसी में पाया जाता है। सेपोटेसी वर्ग कुल में भी इस तरह के देखने को यानी अशाखित जो संधित प्रकार की अशाखित लेटिसिफेरस सेल्स हैं वो देखी जाती हैं। चूँकि ये अनेक वाहिकाओं के संधि से बनती है अतः इसे हम संधित रबड़क्षीरी भी कहते हैं। जो इसका दूसरे प्रकार का लेटिसिफेरस सेल्स का जो दूसरा वर्ग है या दूसरा ग्रुप है वो है असंधित यानी कि नॉन आर्टिकुलेटेड यानी जो जुड़ी हुई नहीं होती। ये बहुकेंद्र की अशाखित अथवा शाखित लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये आपस में संयुक्त नहीं होती। जो प्रमुख अंतर है वो इसी चीज़ का है कि संधित जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं और जो असंधित हैं वो आपस में संयुक्त नहीं होती। एग्जाम्पल, एपोसाइनिसिकुल, एस्कल्पिडियेसी यानी आंकड़ा फैमिली व यूफोर्बियेसी में ये इस तरह का असंधित प्रकार की जो हैं लेटिसिफेरस सेल्स वो पाई जाती हैं और ये जाल सा स्ट्रक्चर नहीं बनाती। इस तरह से हमने तीनों प्रकार के उत्तकों के बारे में बात करी। अंत में इस टेबल से हम परमानेंट टिश्यूज़ को इजीली समझ सकते हैं। परमानेंट टिश्यू को मेनली तीन में बांटा गया है। पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा है सिक्रेटरी टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। सिक्रेटरी टिश्यू में हमने एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू और इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू यानी आंतरिक व बाह्य स्रावी संरचनाओं के बारे में पढ़ा। एक्सटर्नल में हमने पढ़ा था सिक्रेटरी हेयर्स के बारे में, हाइड्रोथोड्स के बारे में और नेक्टरी के बारे में। और इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू में हमने आज पढ़ा ग्रंथियाँ, सेक्रेटरी सेल्स और लेटिसिफेरस सेल्स के बारे में। इसी के साथ ही जो प्लांट टिश्यू का पूरा टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। सिक्रेटरी सेल्स पर अक्सर लंबा शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आप स्रावी उत्तकों को शॉर्ट नोट के हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं।
प्लांट टिश्यू में दूसरा जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है कि जटिल ऊतकों पर एक टिप्पणी लिखिए। उसमें आपको जाइलम व फ्लोएम को विस्तार से बताना पड़ेगा। कई बार सिंपल ऊतकों पर भी अलग से टिप्पणी पूछ ली जाती है, जिसमें आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताना पड़ेगा। इसी के साथ ही हम प्लांट टिश्यू टॉपिक आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टर्न में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पेपर का वो हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।